मैं रजनी पाठक आपका एक नई सीरीज़ लेकर आई थी, क्रैश कोर्स, यूपीएससी का क्रैश कोर्स 2023 का टारगेट करने के लिए हमने एक क्रैश कोर्स श्रृंखला आपको प्रोवाइड की थी, जिसमें इतिहास सीरीज़ चल रही थी। इतिहास में मैंने पहली वीडियो में आपको ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में बताया था। यहाँ पर हम शॉर्ट में और क्विक रिवीजन करेंगे और महत्वपूर्ण तथ्यों को रखेंगे। डिटेल से जानकारी हमने क्लास में ली है। यहाँ पर सिर्फ महत्वपूर्ण चीज़ें और बहुत ही क्विक तरीके से प्रोवाइड की जा रही है। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है उन तक इसका पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो प्रारंभ करते हैं। इतिहास, भारत का इतिहास यदि हम जानेंगे तो उसमें सबसे पहले हमें ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ऐतिहासिक स्रोत हमारे साहित्यिक स्रोत हैं, विदेशी यात्रियों के विवरण हैं और पुरातात्विक स्रोत हैं। ऐतिहासिक स्रोत यानी कि इतिहास कहाँ से प्राप्त होती है, इतिहास की विषय वस्तु कहाँ से प्राप्त होता है, तो उसका ये हमारे स्रोत हैं। जिसमें साहित्यिक स्रोत में आता है वेद, पुराण। वेद में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनके संकलनकर्ता कृष्णद्वैपायन हैं, इन्हें वेदव्यास भी कहा जाता है। पुराण 108 है। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक, 3 त्रिपिटक हैं जिनके द्वारा हमको इतिहास की विषय वस्तु प्राप्त होती है। पहला है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम पिटक। जैन ग्रंथ में परिशिष्ट पर्वन, भद्रभाव चरित और भगवती सूत्र प्रमुख हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ है कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, कल्हण का राजतरंगिणी और चंद्रोदय का पृथ्वीराज रासो है। विदेशी यात्रियों के विवरण में मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चीनी लेखों में फायान, सुंगयुंग, वहनसांग तथा इत्सिंग प्रमुख हैं। मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी थी जिसमें इतिहास, भारत के इतिहास का वर्णन मिलता है। टॉलमी ने ज्योग्राफी लिखी थी और प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरी का, वहनसांग ने सीयू की और फायान ने फोक्यो की। इनमें इतिहास की विषय वस्तु प्राप्त होती है। इनके आधार पर हम अपने भारत का इतिहास का आकलन करते हैं। अभिलेख का अध्ययन पुरालेख शास्त्र यानी एपिग्राफी कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र यानी न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। और अभिलेख शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों और दीवारों, मुद्राओं और प्रतिमाओं पर खुदे रहते हैं। अभिलेख किस पर खुदे रहते हैं? शिलाओं पर, स्तंभों पर, ताम्रपत्रों पर, दीवारों पर, मुद्राओं और प्रतिमाओं पर। मध्य एशिया से प्राप्त बोगज कोई, कौन सा? बोगज कोई अभिलेख में मध्य एशिया से प्राप्त बोगज कोई अभिलेख में हित्ती नरेश सबिलोमा तथा मितन्नी नरेश मत्यवाजा के बीच संधि का उल्लेख मिलता है। किसमें? बोगज कोई अभिलेख में। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप को अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता मिली। अशोक को अभिलेख जो थे उनको पढ़ने में किसको सफलता मिली थी? सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप, 1837 ईस्वी। बेसनगर विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख से भागवत धर्म के प्रसार का विवरण मिलता है। कहाँ से? बेसनगर से। कौन सा स्तंभ प्राप्त हुआ था? गरुड़ स्तंभ लेख, जिसमें किसका प्रचार मिलता है? भागवत धर्म के प्रसार का विवरण मिलता है। अन्य अभिलेख हैं हाथी गुम्फा अभिलेख, कलिंग नरेश खारवेल। इसमें कलिंग नरेश खारवेल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। प्रयाग स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और मंदसौर अभिलेख में मालवा नरेश यशोधर्मन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अरबी लेखक अल-बरूनी आया था, महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी लेखक अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी की किताब जो है वो है किताब उल हिंद। इसे तहकीक ए हिंद भी कहा जाता है। हिंदी में इसको भारत की खोज कहा जाता है। इसमें तत्कालीन भारतीय समाज की दशा का वर्णन था। उस वक्त भारतीय समाज की जो दशा थी उसका वर्णन इसमें मिलता है। किसमें? तहकीक ए हिंद में। इसका दूसरा नाम क्या है? किताब उल हिंद। किसने लिखी थी? अल-बरूनी ने। आहत सिक्के बिना लेख के प्राचीनतम सिक्के थे। इन्हें कार्षाणपण, पुराण
धारण एवं शतमान भी कहा जाता है। आहत सिक्कों को क्या क्या कहा जाता है? काशार्पण, पुराण, धरण और शतमान। काशार्पण, पुराण, धारण और शतमान आहत सिक्कों को कहा जाता है, जो कि बिना लेख के प्राचीनतम सिक्के थे। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख विशेष रूप से प्रसिद्ध है। किसका? चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का कौन सा अभिलेख? ऐहोल अभिलेख विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो इसके बारे में हमने ऐतिहासिक स्रोत देखे। इसके बाद देखते हैं कि इनके द्वारा हमारी जो इतिहास की विषय वस्तु है उसको किस प्रकार हम अध्ययन करते हैं। इसमें हम देखते हैं इतिहास को 3 भागों में बांट देते हैं। जो इतिहास की लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं उससे पहले, यानी जो लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं, और उससे पूर्व जिसके बारे में कुछ प्राप्त नहीं होता। इनको 3 भागों में इस प्रकार बांटते हैं। पूर्व ऐतिहासिक काल यानी प्राक ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं है। फिर आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रारंभिक ऐतिहासिक काल, लिखित साक्ष्य हैं, और ऐतिहासिक काल जहाँ पर लिखित साक्ष्य अभिलेख जिनको पढ़ा जा सकता है वैसे साक्ष्य हैं। पुरातात्विक साक्ष्य हैं पूर्व ऐतिहासिक काल में, लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि गूढ़ व अस्पष्ट है। पूर्व ऐतिहासिक काल में साक्ष्य तो हैं लेकिन उनके बारे में जानकारी अभी तक अस्पष्ट है। आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि मिली है लेकिन वह गूढ़ है और अस्पष्ट है। जबकि ऐतिहासिक काल में अशोक के अभिलेख हैं जिसमें से कुछ को पढ़ लिया गया, जैसा कि अभी बताया कि जेम्स प्रिंसेप अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता मिली। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को पढ़ लिया, तो ऐतिहासिक काल पता चलता है। पूर्व ऐतिहासिक काल में आता है पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल जो कि अफ्रीका में 20 लाख ईसा पूर्व 20 लाख ईसा पूर्व से माना जाता है पुरापाषाण काल, जबकि भारत में 6 से 10 लाख ईसा पूर्व के अंतर्गत माना जाता है। मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व था, और जबकि नव पाषाण काल 8 या 6,000 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। इस डेट में आगे पीछे अलग अलग पुस्तकों में दिया जाता है, यह अनुमानित डेट होती है। इनका एकदम फिक्स किसी बुक में पाना संभव नहीं है। आप कंफ्यूज ना हो, अलग अलग विषय पुस्तकों में अलग अलग थोड़ा सा डेटा इधर उधर मिल सकता है, उसके लगभग आसपास ही रहता है, इसलिए यह सही ही माना जाएगा, एकदम फिक्स नहीं होता है। आद्य ऐतिहासिक काल में 3500 बीसी से 1750 बीसी से आगे आद्य ऐतिहासिक काल माना जाता है, जिसमें सैंधव सभ्यता ताम्रपाषाण काल में, और जो संस्कृतियां हैं सैंधव सभ्यता की वो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती हैं, जिसमें है ताम्रपाषाण संस्कृति, महापाषाणिक संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी संस्कृति, वैदिक संस्कृति। अब आता है ऐतिहासिक काल, जिसमें कि लिखित साक्ष्य अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है, इसलिए इसको 600 ईसा पूर्व के बाद का ऐतिहासिक काल माना जाता है। पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों साक्ष्य उपलब्ध हैं, जिनमें महाजनपद काल या बौद्ध काल माना जाता है। महाजनपद काल और बौद्ध काल का समय 600 ईसा पूर्व के बाद का समय है, जो कि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। अब डिटेल से देखते हैं कि पुरापाषाण काल की विशेषताएं क्या थी। पुरापाषाण काल की विशेषता थी प्लेस्टोसीन युग था जिसमें, और अधिकांश भाग पर बर्फ थी। क्रूड उपकरण, शल्क उपकरण थे, खाद्य संग्रह था, बेड सोसाइटी थी, और स्त्रियों की दशा अच्छी थी। स्त्रियों की दशा पुरापाषाण काल में भी अच्छी थी। मुखिया का तंत्र था। महाराष्ट्र के पाटड़े से शत्रुमुर्ग के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से? महाराष्ट्र के पाटड़े से। फिर इसके बाद देखते हैं मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल में होलोसीन युग था, वातावरण शुष्क था, ज्यामिति प्रकार के पाषाण उपकरण मिले हैं, तीर कमान से शिकार करने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मछली का शिकार करने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, और संग्राहक खाद्यान्न यानी खाद्यान्न का जो संग्रह किया जाता है उसके भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पशुपालन, बागौर में, राजस्थान, आजमगढ़ और मध्य प्रदेश में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, और स्थायी निवास सराय नाहर, राय और
बहादहा में स्थायी निवास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसमें भी बैंड सोसाइटी है। स्त्रियों की दशा बेहतर है। कंठाहार बारहसिंगा का प्रयोग कंठाहार के लिए किया जाता है। कंठाहार यानी गले का जो हार बनाया जाता है, उसका बारहसिंगा से उसका हार बनाया जाता था। बारहसिंगा के जो सींग होते हैं उनसे। नवपाषाण काल में होलोसीन युग था। प्रस्तर एवं पॉलिशदार उपकरण थे। कृषि पशुपालन खाद्य उत्पादन यहाँ पे भी मिलता है। यानी खाद्य संग्रह तो पुरापाषाण काल में भी होने लगा था, लेकिन कृषि उत्पादन वहाँ नहीं था। पशुपालन मध्यपाषाण काल में था, लेकिन कृषि उत्पादन यहाँ पे भी नहीं था। नवपाषाण काल में कृषि उत्पादन होने लगता है। मृद भांड थे, यानी मिट्टी के बर्तन थे। स्थायी गांव थे। यहाँ पर बैंड सोसाइटी नहीं, स्थायी गांव होने लग गए। पुरापाषाण काल में बैंड सोसाइटी थी, मध्यपाषाण काल में बैंड सोसाइटी थी, लेकिन नवपाषाण काल में स्थायी गांव हो गए। समारोह भी होने लग गए। यहाँ पर सामूहिकता, महिला एवं बूढ़े लोगों पर दबाव आने लगा। आपने देखा पुरापाषाण काल में स्त्रियों की दशा अच्छी थी और स्त्रियों की दशा बेहतर मध्यपाषाण काल में भी है, लेकिन नवपाषाण काल में बूढ़ों और महिलाओं पर दबाव आने लगा। वस्तु उपहार अनाज लेन देन था। वस्तु का जो उपहार था उसका अनाज से लेन देन होता था, क्रय विक्रय। मृतक के साथ आवश्यक सामग्री, उसके साथ आवश्यक सामग्री संचित की जाती थी। उसके साक्ष्य भी प्राप्त यहाँ पर होते हैं। उत्पादन शक्ति की उपासना की जाती थी। देवी एवं साण की मूर्तियां देखने को यहाँ पर मिली हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सैंधव सभ्यता। ये तो आपका हुआ पूर्व ऐतिहासिक काल का वर्णन, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। फिर इसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें कि सैंधव सभ्यता प्राप्त होती है और उसमें कई प्रकार की संस्कृतियां देखने को मिलती हैं, जिनमें से कि ताम्रपाषाण संस्कृति प्रमुख है, हड़प्पा सभ्यता प्रमुख है। ताम्रपाषाणिक संस्कृति में तांबे का प्रयोग किया जाने लगा, इसलिए इसको ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। पत्थर के उपकरण मिले। ग्रामीण कृषक, यहाँ पर ग्रामीण भी थे, कृषक भी थे। कैल्कोलिथिक संस्कृति यहाँ पर देखने को मिलती है। मालवा संस्कृति, मालवा मृदभांड मिलते हैं मालवा संस्कृति के अंतर्गत। जोरवे संस्कृति में ग्रामीण व नगरीय संस्कृति मिलती है। और गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति, यहाँ पर गेहूं बाजरा चावल मिलते हैं। इसके अंतर्गत कई सारी संस्कृतियाँ थी, उनके विषय में थोड़ा थोड़ा जानकारी आपको दे दी है। हड़प्पा सभ्यता में सैंधव सभ्यता, इसको सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है और सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। यह रावी नदी मोंटेगोमरी पाकिस्तान में खोज हुई थी। वहां से साक्ष्य कौन कौन से प्राप्त हुए? मोहरों पर एक श्रृंगी पशु, तांबे की इक्का गाड़ी। वहां पर जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे वो थे मोहरों पर एक श्रृंगी पशु और तांबे की इक्का गाड़ी। यहाँ पर 2500 से 1750 ईसा पूर्व का समय माना जाता है। यहाँ पर जो साक्ष्य प्राप्त हुए उनके आधार पर इसका विशेषता है विकसित नगर निर्माण योजना, भवन ग्रेड पद्धति और पक्की ईंटों का प्रयोग यहाँ पर देखने को मिलता है। जल निकास प्रणाली थी। नगर धोलावीरा भी मिलता है। कच्ची ईंट का प्रयोग जो मिलता है वो मिलता है कालीबंगा रंगपुर में। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में प्राप्त होता है। सर्वाधिक स्थल गुजरात में प्राप्त होते हैं। स्त्री मृद मूर्तियाँ और मातृ सत्तात्मक यहाँ पर देखने को मिलती है। कहाँ पर? हड़प्पा सभ्यता में। यहाँ पर बहुदेववाद, जीववाद, भक्ति का प्रादुर्भाव दिखता है। जुते खेत कालीबंगा में। पशुपालन, कृषि, शिल्प, व्यापार, वर्ग विभाजन, मापतौल के भी साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा इतिहास का वर्णन, ऐतिहासिक स्रोत देखे जिनके आधार पर हमको इतिहास के बारे में क्या जानकारी प्राप्त होती है वह देखी। ऐतिहासिक स्रोत में देखा कि साहित्यिक स्रोत विदेशी यात्रियों के विवरण, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत में वेद, पुराण, त्रिपिटक और जैन ग्रंथ। त्रिपिटक थे सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक और जैन ग्रंथ थे परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित, भगवती सूत्र। ऐतिहासिक ग्रंथ हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कल्लण की राजतरंगिणी और चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो। मेगास्थनीज की इंडिका, टॉलमी की ज्योग्राफी, प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका,
वेन्सांग सियुकी, फायान का फोक्युकी। इन पुस्तकों के द्वारा इतिहास की विषय वस्तु प्राप्त होती है। जैसा कि बताया, मेगास्त्रीज, टॉलमी, प्लिनी, वेन्सांग, फायान विदेशी यात्री थे। मेगास्तीनिस सेल्यूकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चीनी लेखों में फायान, सोंगयोंग, वेन्सांग तथा इत्सिंग प्रमुख हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों में अभिलेख, मुद्रा, मूर्तियां, चित्रकला, स्मारक आते हैं। अभिलेख शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं एवं प्रतिमाओं आदि पर खुदे होते हैं। फिर देखा कि मध्य एशिया से प्राप्त बोगज कोई अभिलेख में हित्ती नरेश, सब्बिलोमा तथा मितनी नरेश मतिवजा की बीच संधि प्राप्त होती है। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप को अशोक के अभिलेख को पढ़ने का श्रेय जाता है। बेसनगर विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख से भागवत धर्म के प्रसार का विवरण मिलता है। अन्य अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख, कालिंग नरेश खारवेल का अभिलेख, और आगे देखते हैं हम मंदसौर अभिलेख, मालवा नरेश यशोधर्मन का अभिलेख, जिसकी जानकारी मिलती है मंदसौर अभिलेख में मालवा नरेश यशोधर्मन की। अरबी लेखक अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ आया था भारत, जिसने पुस्तक लिखी थी किताब उल हिंद, जिसका दूसरा नाम है तहकीक-ए-हिंद यानी भारत की खोज। इसमें तत्कालीन भारतीय समाज की दशा का वर्णन मिलता है। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख विशेष रूप से प्रसिद्ध है। फिर इन ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर हमने इतिहास की विषय वस्तु को देखा, जिसमें देखा कि पूर्व ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। पूर्व ऐतिहासिक काल में देखा लिखित साक्ष्य नहीं है, पुरातात्विक साक्ष्य हैं। 6 लाख बीसी से 6000 बीसी तक है। फिर इसमें देखा पुरापाषाण काल, अफ्रीका 20 लाख ईसा पूर्व और भारत में 6 से 10 लाख ईसा पूर्व इतिहास प्राप्त होता है। मध्य पाषाण काल में 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक का ऐतिहासिक खोज हुई है। नव पाषाण काल में 8 या 6,000 ईसा पूर्व। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य हैं, लिपि गूढ़ व अस्पष्ट है। 3500 बीसी से 1750 बीसी से आगे तक का आद्य ऐतिहासिक काल है, जिसमें सैंधव सभ्यता, ताम्रपाषाण काल में यानी कई प्रकार की संस्कृतियां देखने को मिलती हैं। ताम्रपाषाणिक संस्कृति, महापाषाणिक संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, और वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति के बारे में यहाँ पर चर्चा नहीं की है, इसे कल चर्चा करेंगे। ऐतिहासिक काल में देखा लिखित साक्ष्य अशोक का अभिलेख प्राप्त होता है, और यह 6000 ईसा पूर्व के बाद का ऐतिहासिक काल का वर्णन है। पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों साक्ष्य उपलब्ध हैं, जिसमें महाजनपद काल या बौद्ध काल की चर्चा इसके अंतर्गत आती है। इसमें देखा कि पुरापाषाण काल प्लिस्टासीन युग था। अधिकांश भाग पर बर्फ थी, क्रोड उपकरण थे और शल्क उपकरण थे। खाद्य संग्रह था, बैंड सोसाइटी, स्त्रियों की दशा अच्छी थी, मुखिया तंत्र था, और महाराष्ट्र के पाटड़े से शत्रुमूल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मध्य पाषाण काल में होलोसीन युग था, वातावरण शुष्क था, ज्यामितीय प्रकार के पाषाण उपकरण थे और तीर कमान से शिकार करने के साक्ष्य मिलते हैं। मछली का शिकार करने का साक्ष्य मिलता है। संग्राहक यानी खाद्यान्न था, और पशुपालन बागौर, राजस्थान, आजमगढ़ और मध्य प्रदेश से पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। इसमें भी बैंड सोसाइटी है। स्त्रियों की दशा यहाँ पर भी बेहतर है, और कंठाहार बारहसिंगा के द्वारा कंठाहार बनता है। नवपाषाण काल में स्त्रियों और बुजुर्गों पर दबाव बढ़ने लगा है। यहाँ पर भी होलोसीन युग है। प्रस्तर एवं पॉलिशदार उपकरण है। कृषि, पशुपालन, खाद्यान्न उत्पादन यहाँ पर भी है। यानी कृषि मध्यपाषाण काल और पुरापाषाण काल में नहीं थी, पशुपालन मध्यपाषाण काल में था, खाद्य उत्पादन मध्यपाषाण काल में भी था। स्थायी गांव नवपाषाण काल में स्थायी गांव होने लगे। समारोह, सामूहिकता भी बढ़ने लगी, और वस्तु, उपहार, अनाज लेन देन होने लगा। मृतक के साथ आवश्यक सामग्री संचित की जाने लगी। उत्पादन शक्ति की उपासना की जाने लगी। देवी एवं सांड की मूर्तियां देखने को यहाँ मिलती हैं। संस्कृतियों में ताम्रपाषाण काल एक संस्कृति है, जिसमें तांबे का प्रयोग किया जाने लगा। पत्थर के उपकरण मिलने लगे,
और ग्रामीण कृषक यहाँ पर देखने को मिलते हैं। छोटी छोटी संस्कृतियाँ हैं, कैलकोलिथिक संस्कृति है, मालवा संस्कृति है, जोरवे संस्कृति है, गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति है। गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति में गेहूं बाजरा चावल के साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता यानी सैंधव सभ्यता जो कि सिंधु घाटी भी सभ्यता कहलाती है, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की, जो कि रावी नदी के किनारे पर, जो कि मोंटगोमरी पाकिस्तान में प्राप्त होते हैं साक्ष्य। इसके साक्ष्यों में मोहरों पर एक श्रृंगी पशु और तांबे की कगाड़ी प्राप्त होती है, जिसका समय काल है 2500 से 1750 ईसा पूर्व। यहाँ पर विकसित नगर निर्माण योजना प्राप्त होती है। भवन ग्रिड पद्धति से बनता है। भवन किस पद्धति से? ग्रिड पद्धति से। पक्की ईंटें देखने को मिलती हैं। जल निकास प्रणाली देखने को मिलती है। नगर धोलावीरा है। कच्ची ईंटें कालीबंगा और रंगपुर में देखने को मिलती हैं। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में और सर्वाधिक स्थल गुजरात में प्राप्त होते हैं। स्त्री मूर्तियां और मातृ सत्तात्मक यहाँ पे है। यहाँ पे आपने देखा नवपाषाण काल में स्त्रियों पर और बुजुर्गों पर दबाव बढ़ने लगा था, जबकि हड़प्पा सभ्यता में मातृ सत्तात्मक देखने को मिलती है, यानी कि स्त्रियों की दशा बेहतर होगी। गर्भ से पौधा, यहाँ पर आपने देखा हड़प्पा सभ्यता में गर्भ से पौधा, हड़प्पाई बहुदेववाद, जीववाद और भक्ति के साक्ष्य मिलते हैं। जूते खेत कालीबंगा से प्राप्त होते हैं और पशुपालन, कृषि, शिल्प, व्यापार, वर्ग विभाजन, मापतौल भी इसमें देखने को मिलता है हड़प्पा सभ्यता में। तो हमने एक नज़र में देखा ऐतिहासिक स्रोत और इतिहास का काल विभाजन। आगे देखेंगे हम वैदिक काल की संस्कृति और देखेंगे महाजनपद काल, बौद्ध काल, फिर ऐसे ही निरंतर ऐतिहासिक विषय वस्तु को पढ़ते चले जाएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। इस चैनल को पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर लाइक इस वीडियो को ज़रूर कीजिएगा। इतना साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर। बाय। धन्यवाद।